तो दोस्तों, हो ना हो, हमारी जो वित्त मंत्री हैं, हमारी निर्मला चाची, जरूर से ही उनके घर आजकल लड़ाइयां चल रही होंगी। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं जो लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कैम को सही साबित करने में लगी हुई हैं, जो लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सही बता रही हैं, पूरा दमखम लगा रही है कि मोदी और शाह जी की जो सरकार है उस पे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके कोई उंगली ना उठाए, विपक्ष को इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ये बड़ा मुद्दा ना भुनाने दे। तो कहीं ना कहीं जो हमारी निर्मला सीतारमण जी है वो तो लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कैम को सही साबित करने में लगी हुई है। यहां तो बात हो गई हमारी निर्मला चाची की, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो निर्मला चाची के जो हस्बैंड है, वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमण के जो हस्बैंड है पराकला प्रभाकर, वो एक वर्ल्ड नोन इकोनॉमिस्ट है। और कहीं ना कहीं इकोनॉमी की हम सबसे ज्यादा ही अच्छी समझ रखते हैं, इकोनॉमी को बहुत पास से उन्होंने पढ़ा है। अब ये पराकला प्रभाकर, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड हैं, वो लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार है, उसे घेरने में लगे हुए हैं। पराकला प्रभाकर, निर्मला सीतारमण के हस्बैंड, लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कैम को लेके कह रहे हैं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा है, अब ये पक्ष और विपक्ष के बीच का मुद्दा नहीं रह गया है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का जो ये गंभीर मुद्दा है, ये मोदी सरकार, हमारी जो सत्ता पक्ष सरकार और जनता का मुद्दा बन गया है। तो पक्ष विपक्ष तो यहाँ है नहीं, अब ये डायरेक्ट मोदी सरकार और जनता के बीच का मुद्दा बन गया है। और अब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम का ये जो मुद्दा है वो मोदी सरकार के हाथ से निकल चुका है। और आगे जैसे जैसे ये समय बीतता जाएगा, इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कैम का ये मुद्दा और भी गहराता जाएगा। दोस्तों, आज 28 मार्च है और जो दैनिक जागरण मेरे पास पेपर है, दैनिक जागरण के इस पेपर में मैं आपको ये पेज नंबर 11 पे, 28 मार्च के दैनिक जागरण के 11 नंबर पेज पे निर्मला सीतारमण जी का आज ही का ही बयान है कि सभी बड़े दलों ने भुनाए हैं चुनावी बॉन्ड। कुल मिला के सीतारमण जी, आपकी स्क्रीन पर ये न्यूज़पेपर कटिंग, जिसमें क्या कहती है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने चुनावी बॉन्ड भुनाए हैं। इस मुद्दे पर किसी को कुछ कहने का नैतिक अधिकार नहीं है। ये इस लाइन पे थोड़ा सा समझिएगा, इस मुद्दे पर किसी को कुछ भी कहने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये कानूनी था। और वहीं दोस्तों, इन्हीं निर्मला सीतारमण जी के जो हस्बैंड है प्रभाकर जी, वो लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड को वर्तमान सरकार का एक बड़ा घोटाला बता रहे हैं। अब दोस्तों, जो परकला प्रभाकर, जो एक वेल नोन इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्हें हम सबसे ज्यादा ही इकोनॉमी की एक अच्छी समझ है, जो एक बड़े इकोनॉमिस्ट के साथ साथ फाइनेंस को, इकोनॉमी को बहुत ही पास से उन्होंने पढ़ा है, समझा है, और अगर वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इस पूरे मुद्दे को समझ रहे हैं और अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक बड़ा घोटाला बता रहे हैं, तो इस पे जरूर से ही चिंतन करने की जरूरत है। और दोस्तों, इस मुद्दे पे पराकला प्रभाकर क्या कहते हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद ये चुनाव बीजेपी और जनता के बीच बन गया है, ना कि किसी पार्टी या गठबंधन के बीच। मतलब प्रभाकर जी का ये कहना है, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के इतने बड़े घोटाले के खुलासे के बाद ये जो चुनाव है, ये पक्ष विपक्ष का नहीं, जनता और सरकार के बीच का होगा। मुझे लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा अभी और रफ्तार पकड़ेगा। अब ये बात बीजेपी और बीजेपी सरकार के हाथ से निकल चुकी है। बहुत तेजी से मुद्दा अब आम आदमी तक पहुंच रहा है। तो आप जरूर इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एक इतने वेल नोन इकोनॉमिस्ट अगर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम को इतना गंभीर समझ रहे हैं कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर एक आम आदमी तक पहुंचना चाहिए, हर एक आम आदमी को इसके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो पैसा है, ये हमारा और आपका ही पैसा है। जो छोटे छोटे कर्मचारियों के हक का मारा हुआ पैसा, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो इसका फायदा उठाते आ रहे हैं, तो ये उन टैक्स पेयर्स का पैसा, उन गरीबों का, उन आम आदमी का पैसा है, जिस पर बड़े बड़े बिजनेसमैन राज कर रहे हैं। और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी और बिजनेसमैन के बीच में पिस कौन रहा है? आम आदमी। अब आइए दोस्तों, एक बार खुद ही सुन लेते हैं कि आखिर जो पराकला प्रभाकर जी है वो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम को लेकर क्या सोचते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो। My feeling is that the electoral bond issue will become a very major issue
I think because of the electoral bond issue, the fight is going to be between the BJP and the people of India, not necessarily between BJP and another political party or BJP-led alliance and another alliance. It's not that. So therefore, I think the electoral bond issue will gain even much more momentum, more than what it is already today. And it has already spun out of the control of the BJP and the BJP government. It is now reaching very fast to the common person, and everybody now is slowly understanding that this is the not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. So I think because of the electoral bond issue, this government will be very severely punished by the electorate. अब दोस्तों यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर ये जो तमाम खबरें हैं हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मिंट की ये खबर जिसमें वो साफ तौर पे ये बता रहा है कि जो एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग करीब 41 कंपनी जिनपे सीबीआई, ईडी और आईटी का एक रडार घूम रहा था, जो जिनपे सीबी, ईडीआई और आईटी की जांच चल रही थी, जांच इंक्वायरी चल रही थी। 41 ऐसी कंपनियों ने करीब 2471 करोड़ का चुनावी चंदा बीजेपी को दिया है। तो दोस्तों ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। आपकी स्क्रीन पर ये खबर 41 firms donated 2471 crore to BJP under SBI electoral bonds scheme, now facing probe by CBI, ED and IT department। और साफ तौर पे दोस्तों ये खबर में लिखा हुआ है कि moreover most of the amount, nearly 1698 crores was donated to the BJP after the raids by these agency। यानी साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जैसे ही आईटी, सीबीआई, ईडी की रेड इन कंपनीज पे पड़ती है, तुरंत उसके बाद ही करीब करीब 1700 करोड़ का जो चंदा है वो इन जो है कंपनीज एंड फर्म्स के द्वारा बीजेपी को दिया जाता है। और ये दोस्तों क्लेम्ड सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हु चैलेंज द पोल फंडिंग स्कीम इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे। तो कुल मिला के दोस्तों कहीं ना कहीं अगर ऐसे क्लेम किए जा रहे हैं कि एक बड़ी अमाउंट में जो चंदा है वो ईडी, सीबीआई और आईटी की रेड्स के बाद तुरंत बीजेपी के खातों में डाला जाता है और उसके बाद फिर बीजेपी द्वारा भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं ऐसी कंपनीज को, तो ये कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर जो कंपनीज ऑलरेडी फ्रॉडस्टर हैं और अगर उनपे ईडी, सीबीआई की रेड मारी गई है तो जरूर हो ना हो उसमें अगर कुछ घोटाला हो भी, तो क्या ये घोटाला सामने निकल के आता है, क्या ये भ्रष्टाचार सामने निकल के आता है? कभी भी नहीं, क्योंकि ये पैसों तले दबा दिया जाता है। और ऐसे में जब मोदी जी कहते कि भाई मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं, तो ये गारंटी क्या सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी है या ये खतरे की घंटी है जो आगे हमारे देश को भ्रष्टाचार में ढकेलने वाली है? और वही दोस्तों अगर हम हमारे गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो अमित शाह जी तो कह रहे थे कि 20,000 करोड़ में से हमें तो मात्र 6,000 करोड़ का ही चुनावी चंदा मिला है। लेकिन दोस्तों स्क्रॉल की ये रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो और अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा को आप थोड़ा सा देखेंगे तो जो असल डेटा है वो अमित शाह का जो डेटा है उससे कहीं अलग है। इस पर भी ऐसी खबरें आई हैं कि अमित शाह कहीं ना कहीं एक गलत डेटा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 6,000 नहीं दोस्तों, करीब 8252 करोड़ टोटल, कितने में से 16,492 करोड़ में से करीब 8252 करोड़ बीजेपी को मिला है। और अमित शाह कह रहे थे कि हमें सिर्फ 6,000 करोड़ मिले हैं। बल्कि अगर ये देखा जाए इस पूरे डेटा रिकॉर्ड को तो 16,492 मतलब आधे से ज्यादा कीमत बीजेपी के खाते में गई है। तो कहीं ना कहीं जो अमित शाह एक डेटा रिकॉर्ड पेश कर रहे हैं ये तो कहीं ना कहीं गलत है। अब यहाँ पे दोस्तों समझने वाली बात ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कैम को लेके ज्यादातर जो बीजेपी सपोर्टर हैं या जो बीजेपी के लोग हैं वो कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी है जिसका सबसे ज्यादा सीट शेयर है, उसे तो इतना बड़ा चुनावी चंदा मिलना तो जाहिर है। भाई इतनी बड़ी पार्टी है, इतना ज्यादा सीट शेयर है, तो इसको चुनावी चंदा भी सबसे ज्यादा मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर स्क्रॉल की इस रिपोर्ट्स की माने तो कहीं ना कहीं ये जो आर्ग्यूमेंट है ये बिल्कुल निराधार है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ा देखिए कि दिस इज अ वीक आर्ग्यूमेंट।
For one, in countries where political parties receive state funding, their share is based on the number of votes cast in their favor. ये जर्मनी का मॉडल है. और a combination of both votes and seats won in parliament, ये फ्रांस का जो है मॉडल है. लेकिन अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को करीब 38% का वोट शेयर मिला था. लेकिन अगर हम सीट शेयर की बात करें तो 543 सीटों में से मात्र 105 सीट ही बीजेपी को मिली थी. अगर हम सीट शेयर की बात करें तो वोट शेयर के कंपैरिजन में सीट शेयर बीजेपी का तो बहुत कम था. तो ऐसे में दोस्तों जो ये आर्ग्यूमेंट है कि जितनी बड़ी पार्टी जितना ज्यादा जिसका सीट शेयर उतना ज्यादा उसे चुनावी चंदा मिल रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं बात अब बिल्कुल बेबुनियाद दिखाई देती है. दूसरी चीज यहाँ पे कि India is a federal country with governments at both the center and the states. The proportionality claim falls apart when you take state assemblies into account. और भाई जैसे अगर हम कहते हैं कि भाई हमारे भारत में एक फेडरल ढांचा, एक फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब जो स्टेट की और जो सेंट्रल की पावर है वो डिवाइडेड होती हैं, इक्वली डिवाइडेड होती हैं, डिसबैलेंस नहीं होता है. लेकिन अगर हम इन रिपोर्ट्स की माने तो ऑब्वियस सी बात है, जो स्टेट को जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा मिला है, कहाँ पे, जहां पे कांग्रेस शासित जो राज्य हैं उनके कंपैरिजन में तो जो बीजेपी का जो चंदा है वो तो कई गुना ज्यादा है. तो यहाँ तो दोस्तों पूरे इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर की जो नींव ही यहाँ पे जो है चरमरा जाती है. तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके जिस तरीके की खबरें फैलाई जा रही हैं, जो ये बताया जा रहा है कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो बिल्कुल सही है, लगातार ऐसी कंपनीज जिन पे ऑलरेडी ईडी सीबीआई की रेड चल रही थी, ऐसी कंपनीज डोनेशन देती है, उन पे कार्रवाई रुक जाती है, फिर बाद में उन्हीं कंपनीज को और बड़े बड़े नए चुनावी ठेके दिए जाते हैं. तो इस बात की क्या गारंटी है कि आगे भ्रष्टाचार नहीं होगा. अब दोस्तों जब एसबीआई ने पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डेटा जब चुनाव आयोग से साझा किया, जब ये तमाम इलेक्टोरल बॉन्ड से जो रिपोर्ट जब सामने आई, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ऐसी चीजें भी हमें जानने को मिली जो कहीं ना कहीं सोच में डाल देती है कि क्या सच में हमारे देश में ब्लैक मनी पर कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ है. ये 2014 का वही वादा था मोदी जी का, जो हमेशा से ही काले धन को लेके काफी कॉन्फिडेंट रहते थे कि भाई वो काले धन को जरूर से वापस लाएंगे, भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाएंगे. लेकिन दोस्तों भास्कर की ये रिपोर्ट जिसमें ये साफ लिखा है कि सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनियों में दूसरे नंबर पर रही मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अक्टूबर 2020 में करीब 20 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया था. एजेंसी के मुताबिक इसी साल अक्टूबर नवंबर में कंपनी को 4,500 करोड़ की लागत वाली एशिया की सबसे लंबी जोजिला पास टनल, जो कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख तक ऑल सीजन रोड के बीच का ये ठेका मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को मिला. और दोस्तों मैंने आपको पहले भी मेरी वीडियोस में बताया है कि किस तरीके से मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड पर एक कीमत को 4 गुना कीमत, एक प्रोजेक्ट जिसकी कीमत करीब 38,000 करोड़ थी, उसकी कीमत को किस तरीके से 15 लाख करोड़ का बताकर करप्शन किया गया था, भ्रष्टाचार किया गया था. लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई होती है तो वो सिर्फ चंदा उगाही के लिए होती है. उसके बाद फिर मार्च 23 में इस कंपनी को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बुलेट ट्रेन स्पेशल बनाने के लिए करीब 3681 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला. अप्रैल 2023 में कंपनी ने 140 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे. तो यहाँ पे दोस्तों कनेक्शन तो साफ तौर पे दिख जाता है. नवंबर 2019 में ही कंपनी को आंध्र में करीब 4358 करोड़ रुपए का पोलावरम प्रोजेक्ट का ठेका भी मिला. मतलब कुल मिला के आप इधर चुनावी चंदा दीजिए और इधर आपको बदले में जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. वही दोस्तों जो वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने यह दावा किया है कि करीब 1751 करोड़ का चुनावी चंदा उन कंपनियों ने दिया जिनको भाजपा की सरकारों ने करीब करीब 62,000 करोड़ रुपए के ठेके दिए. तो कहीं ना कहीं ये जो गिव एंड टेक वाला सिस्टम है, इसमें जरूर से जो नुकसान हो रहा है, जो धोखे में है, जो अंधकार में जो है, वो और कोई नहीं, हम और आप जैसे आम आदमी है. तो दोस्तों मैं अब आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों को गारंटी दी गई थी, भारत की जनता को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी की गारंटी दी गई थी, क्या सच में ये गारंटी पूरी की गई है या पर्दे के पीछे कोई एक बड़ा घोटाला चल रहा है जो अभी भी हम और आपसे छिपा है?
क्यों? क्योंकि जो एक बड़ा खुलासा इस पर होना चाहिए था, जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को टीवी पर दिखाना चाहिए था, जनता तक पहुंचाना चाहिए था, शायद वो पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन दोस्तों हम जरूर से कोशिश कर रहे हैं कि हमारी वीडियोस के थ्रू आपको इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कैम की जानकारी लगातार मिलती रहे, ताकि आप भी चीजों को सही और गलत समझ के इन तमाम मुद्दों को समझें। और दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कैम को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके क्या रिव्यूज हैं, तमाम जो अपने विचार हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।